अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं हम और क्या सारा कुछ होता है ना। वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी वीडियो है और वीडियो का लिंक आई बटन में भी दे दूंगा। तो रिकमेंड आपको करता हूँ कि पहले आप वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो पे आए ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। अच्छा, तो टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, डिस्ट्रक्टर सारी बात हो गई थी। अब थोड़ा सा इसको ना ज़रा जनरल ब्रीफ सा देख लेते हैं कि ये क्या क्या रहा है। यूजिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और यही कुल मिला के बात भी है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की कि यार अगर कोई पूछता है वन लाइनर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, तो उसका मतलब है कि यार एक क्लास में, सेम क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स यूज़ कर रहे हो। जैसे ये है मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स इन द सेम क्लास। तो ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है कि यार एक ही क्लास में आप सेम कंस्ट्रक्टर्स यूज़ कर रहे, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स यूज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये हमारा मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई। अब आ जाओ कोड की तरफ। ये मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोड करता क्या है, पहले तो मैं क्या करता हूँ इसको ज़रा फुल स्क्रीन। अच्छा, ये कोड लिखा हुआ है तो ये कोड करता क्या है, इसमें क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल क्लास बनाई हुई है। क्लास ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। इसी प्लेलिस्ट को अगर आप थोड़ा पीछे से फॉलो करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए। क्लास एग्जाम्पल है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है इंट मेन। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सही है। और उसके बाद क्या है, रिटर्न 0 है। सही हो गया। अब ये चलेगा किस तरह, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि किस तरह से चलेगा। ये जो ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है एग्जाम्पल क्लास का, जैसे ही ऑब्जेक्ट पता है, हमें पता है क्या चलती है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है क्लास का। और क्लास का कंस्ट्रक्टर ये रहा। ये हमें कैसे पता चला कि यही क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो ये हमें इस तरह से पता चला कि देखो जो नाम क्लास का है वही सेम नाम फंक्शन का भी है, वही सेम क्या है, फंक्शन का भी नाम है। और ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है। नॉर्मल फंक्शंस के साथ क्या होता है, नॉर्मल फंक्शंस के साथ हमें लिखना पड़ता है, इधर हमें क्या नॉर्मल फंक्शंस के साथ ऐसे वॉइड लिखना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ वॉइड फंक्शन, ठीक है। रिटर्न टाइप लिखनी पड़ती है। उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ इंट सम कह देता हूँ, सही है। और ये इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, पूरा बनाना पड़ता है जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। इधर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखो, जो सम का फंक्शन है इसके साथ इंटीजर रिटर्न टाइप हम लिख रहे हैं। वॉइड जो है ये मैंने बनाया, इसके साथ भी रिटर्न टाइप लिखी। कंस्ट्रक्टर के साथ रिटर्न टाइप नहीं लिखते। यही डिफर करता है कंस्ट्रक्टर को बाकी नॉर्मल डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस जो मेथड्स होते हैं उनसे डिफरेंस बनाता है। अच्छा, मेथड्स क्या होते हैं, ये मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मेथड्स क्या। जो भी जैसे डेटा मेंबर है ना, जो वेरिएबल होता है क्लास के अंदर उसको हम डेटा मेंबर कहते हैं। और जो फंक्शन एज अ मेंबर होता है क्लास का, अब जैसे ये सम इस क्लास का मेंबर है लेकिन वेरिएबल नहीं है, क्या है, फंक्शन है, तो इसको हम मेथड कह देते हैं। बस सिंपल ये बात थी। अच्छा, अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हमने भी थोड़ा सा ब्रीफ देख लिया कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कि अगर आप एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो, तो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से बनाते हो, जैसे सपोज करो, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर का मेनली यूज केस होता क्या है कि हम डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ a=10 कह देता हूँ, इधर कह देता हूँ b=20 कह देता हूँ, सही है। ये मेरे कंस्ट्रक्टर का क्या था, मेनली फंक्शन है कि ये ए और बी को क्या कर देते हैं, वैल्यू 10 20 असाइन, आपकी मर्जी है कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जनरली लोग 0 असाइन करते हैं। 0 क्यों असाइन करते हैं, ताकि ये जो मेंबर्स वो आगे यूज करें तो इनकी वैल्यू खाली हो और इनको बिल्कुल प्योर वेरिएबल मिले। ऐसा ना हो कि उसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी हो पहले से, ताकि तो उससे उनका क्या होता है, कैलकुलेशन जहां भी वो यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा मसला आ सकता है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इधर, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट बना। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट, सही है। और अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा। और कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है, वो ए को 0 कर रहा है और बी को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किस तरह से होती है, कि एक ही क्लास में मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से, मतलब अगर मल्टीपल होंगे तो कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, इस बात पे आ जाते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हमें पता है कैसे बनता है। मैं एक और एग्जांपल बना लेता हूँ और इसको कह देता हूँ इंट xy और इंट y, जैसे ये बिल्कुल आपके सामने नजर आ रहा है। अब देखो ये दो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक ही क्लास के हैं, दो हैं। और ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर चल रहा है, देखो अगर तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हुए कोई भी वैल्यू पास नहीं कराते, जैसे अभी मैं पास करा रहा हूं 5 और 10, तो 5 और 10 जब मैं पास करा रहा हूं तो ये जो टेम्पलेट मैच हो रहा है, ये टेम्पलेट मैच हो रहा है इस वाले कंस्ट्रक्टर के साथ।
इस कंस्ट्रक्टर का जो सिग्नेचर है, मतलब इस कंस्ट्रक्टर का जो आप स्ट्रक्चर कह लो, ये कर क्या रहा है, ये हमसे दो वेरिएबल्स ले रहा है। और जब मैं ये बना रहा हूं अपना ऑब्जेक्ट, इसको मैं दो वेरिएबल्स पास करा रहा हूं, तो ये बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि यार ये वाला कंस्ट्रक्टर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये वाला कंस्ट्रक्टर? क्योंकि ये हमसे इधर कुछ भी नहीं ले रहा। ये इधर आप देखो तो इसकी ब्रैकेट्स क्या है, खाली है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को खाली ब्रैकेट्स पे बनाएंगे तो फिर कौन सा चलेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट्स को कोई वैल्यूज देंगे, जैसे अभी मैंने दी हुई है 5 और 10, तो फिर कौन सा चलेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। समझ आती है? समझ आती है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं प्रैक्टिकली कि यार वाकई ये चल भी रहा है या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये वाला चलता है। तो इसको देखते हैं अभी। सही है। इधर मैं क्या कहता हूँ, इधर मैं कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर, या बल्कि आज ये वाला काम नहीं करते, आज ये कहते हैं, सही है, इंट एक्स वाई। सही है। मतलब और ये क्या कर रहा है, ये ए की वैल्यू को जीरो कर रहा है और ये बी की वैल्यू को भी जीरो कर रहा है। और ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या कर रहा है, ये वाला, सही है, ये वो वैल्यूज असाइन कर रहा है ए बी को जो हम इसको इधर से भेज रहे हैं। जैसे एक्स को हम 5 वैल्यू भेज रहे हैं और वाई को हम क्या कर रहे हैं 10। तो होगा क्या कि ए की वैल्यू 5 हो जाएगी और बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। सही है, इतना समझ आता है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद देखते हैं, इस लाइन के बाद क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यार वाकई जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी मतलब वही कंस्ट्रक्टर चला है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको कि यार कौन सी वैल्यूज आ रही हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, इधर कराता हूँ सी आउट वैल्यू, एक चीज करते हैं, वैल्यू ऑफ, रुक जाओ गलत हो गया यार, हाँ ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सी आउट कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो ए है उसकी क्या वैल्यू है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो बी है उसकी क्या वैल्यू है। अब देखो इससे हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अगर तो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू हुई 5, ए और बी की वैल्यू 5 और 10, तो हमें बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर चला है। और अगर तो दोनों की वैल्यू प्रिंट 0 हुई तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर चला है। तो अभी देख लेते हैं कि यार कौन सा वाला चला है। ठीक है, देखते हैं इसको। अब ये देखो, नजर आ रहा होगा आपको क्या चला है, ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू क्या है 5 है और ऑब्जेक्ट बी की वैल्यू क्या है 10। सॉरी, इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो 5 और 10 है, ये एग्जाम्पल वाला ये वाला कंस्ट्रक्टर चला है और ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चला। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों नहीं चला, क्योंकि इसका टेम्पलेट मैच ही नहीं हुआ इससे। टेम्पलेट में आसान अल्फाजों में से टेक्निकल वर्ड ये नहीं है कि टेम्पलेट, टेक्निकल वर्ड सिग्नेचर या इसका जो वो है ना कॉल है और जिस तरह से हम बनाते हैं वो मैच नहीं हुआ। लेकिन आपको समझाने के लिए क्या एक टेम्पलेट, एक स्ट्रक्चर इसके वाले से मैच हो रहा है और उससे मैच नहीं हो रहा। अच्छा, अब आपका एक और क्वेश्चन होना चाहिए, एक और क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि यार हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब जैसे ये तो क्या करता है, एक्स वाई को वैल्यू असाइन करता है और अगर कुछ ना दो तो ए बी को जीरो कर देता है। अब अगर मैंने सिर्फ एक्स को वैल्यू देनी है, सिर्फ वाई को वैल्यू देनी, तो वो किस तरह से, तो वो इस तरह से होगा कि मैं ये दोनों कंस्ट्रक्टर हटाऊंगा और करूंगा क्या, इधर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। मैं कहता हूं उसको एग्जाम्पल। सही है, एग्जाम्पल। और इधर मैं ये और इसको करता क्या हूं, अब मैं इसको वैल्यूज दूंगा इंट ए इक्वल टू 0। सही है, और इंट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और अब होगा क्या, इधर मैं कहता हूं इंट, अच्छा ए बी नहीं कहते, वो फिर दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसको छोड़ो मतलब क्या कहते हैं, एक्स वाई कह देते हो ताकि नाम चेंज रहे। ए इक्वल टू एक्स, सही है, और वाई इक्वल टू, अच्छा इधर मैंने फिर एक्स, अच्छा हाँ सही है, बी इक्वल टू वाई। कंफ्यूज हो जाता हूँ यार मैं खुद भी। अच्छा, b इक्वल टू वाई। अब देखते अब किस तरह से होगा। अब देखो, अगर मैं कुछ भी वैल्यू नहीं बेचता ना, तो आप मुझे बताओ कि यार ये कंस्ट्रक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं कुछ भी वैल्यू नहीं बेचता तो कंस्ट्रक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये कंस्ट्रक्टर, इसका जवाब है कि ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसको डिफॉल्ट पे पहले से वैल्यूज मिली हैं। अब अगर हम इसको कोई वैल्यूज देते हैं तब भी ठीक है, वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देगा 0 की और इधर इस y की वैल्यू रिप्लेस करके वही वैल्यू डाल देगा। लेकिन अब अगर हम चाह रहे हैं कि ना बिल्कुल हम खाली भी दे तब भी 0 वैल्यू असाइन हो जाए, तो वो तो मैंने पहले से इसको मतलब दिया हुआ है। मतलब आसान अल्फाजों में जरूरी नहीं है कि इसको वैल्यूज देनी है, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई को पहले से वैल्यूज क्या है, असाइन है। मैंने इधर क्या किया हुआ है, एक्स और वाई को पहले से 0 असाइन किया। अगर मैं यहां से वैल्यूज नहीं भी देता तो वो करेगा क्या, 0 को ए सेट करा देगा और ये जो बी है इसको भी क्या सेट करा देगा 0। अब मैं दोनों पे आपको करके दिखा देता हूं एक दफा कि ये वाकई ही सही हम कह रहे हैं या ऐसे ही। अच्छा देखते हैं क्या करूंगा, सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट ए और इधर ऑब्जेक्ट डॉट ए और इधर एंड। ठीक है, सेम ही सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट बी, इधर ऑब्जेक्ट डॉट बी और क्या एंड एल। सही है, देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। अब देखो,
अब किस तरह हमें पता चलेगा कि मतलब कौन सी वैल्यूज, अब ये मैंने बनाया, इधर हमने बनाया ऑब्जेक्ट, तो इससे हमें क्लियर है कि कंस्ट्रक्टर तो चलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, यहाँ हमें बात क्लियर है। आप देखते हैं वैल्यूज क्या आती है, रन करके चेक करते हैं इसको। ये देखो क्या वैल्यूज आई, ऑब्जेक्ट डॉट ए 0। अच्छा यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं लगाया था, वो वैसे ही थोड़ा सा मसला बन गया। अगर इक्वल लगा दूँ ना तो फिर काम सेट हो जाएगा। मसला कोई नहीं था, वैल्यूज का कोई मसला नहीं आया था, वो ज़रा आउटपुट थोड़ा सा वियर्ड सा नज़र आ रहा था, समझ नहीं आ रही थी ठीक से। ये देखो ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। क्यों 0? क्यों? इस वजह से 0 क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो हुआ क्या, इसको हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी थी, जो बाय डिफॉल्ट इसके पास ये 0 और 0 पड़ा था, इसने उसी पे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर चला दिया। अब देखते हैं इसको वैल्यू बेच के देखते हैं कि यार वैल्यू हमसे ले रहा है नहीं ले रहा। मैं कहता हूँ 5 और 10, 5 10 नहीं कहते इस दफ़ा, 2 और 3 कह देता हूँ। सही, 2 3। अब करता हूँ इसको, सही है। देखो ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू 2 और ऑब्जेक्ट बी की वैल्यू 3। एक और मजे की चीज आपको दिखाता हूँ। अब अगर आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू सेट करानी है, सही है, तो क्या करो, सिर्फ 2 भेज दो, सिर्फ 2 भेज दो, 3 मत भेजो। इससे होगा क्या कि जो आपकी वैल्यू है ना, ये 2 इधर असाइन हो जाएगी, वाई की हमने कोई वैल्यू दी नहीं है, तो वो होगा क्या कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 असाइन हो जाएगी। इसको देख लेते हैं अब कि यार ये वाकई हो भी रहा है ऐसा या नहीं हो रहा। ये देखो ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू क्या थी 2, बी की वैल्यू 0, एक वैल्यू भेजी थी। अब आप देखो मैं इधर ये वैल्यूज 2 है इसके अंदर, जो वो है पैरामीटर्स के अंदर, लेकिन मैं इसको क्या भेज रहा हूँ, ए की वैल्यू भेज रहा हूँ। तो उससे होगा क्या कि वो अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू सेट हो जाएगी, वाई की वैल्यू सेट नहीं होगी। ये था आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आपको बना के मैंने दिखाया कि किस तरह एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर करूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।